हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई भी दो फोटो सेंसिटिव मेटल है, मेटल ए का वर्क फंक्शन 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और मेटल बी का वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, जिसको 9/2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बोल सकते हैं। तो हमको देखना है कि दोनों का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो हमको पता है कि इंसिडेंट लाइट का वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। और तुमको अच्छे पता होगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होता है, hc/psi। भूल गए तो उसको निकाल भी सकते हो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट का वो लिमिटिंग वेवलेंथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी hc/λ डेट शुड बी ग्रेटर देन psi। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, लैम्डा लेस देन hc/psi। तो लाइट निकल पाए उसके लिए इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ hc/psi है उससे कम होना चाहिए। तो लाइट निकल पाए उसके लिए इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ hc/psi होना चाहिए, जिसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन शायद कई लोगों को रिजल्ट की फॉर्म में पता होगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ hc/psi होता है। बस दोनों के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेटल ए है उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा, hc तो कितना होता है 1240, इधर 1242 दे रखा है, चलो वो लिख देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इनटू नैनोमीटर ओपन साई कितना है इसका 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कैंसिल, तो 1242 ओपन 9 नैनोमीटर ये आ गया। ऐसे बताओ जो दूसरा मेटल है उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा, hc तो 1242 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इनटू नैनोमीटर ओपन इसका वर्क फंक्शन कितना है 4.5, जिसको 9/2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो ये इतना आ गया, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से जो बी मेटल है उसका वर्क फंक्शन कम है ना। बी मेटल का वर्क फंक्शन कम है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो बस हमको दोनों में डिफरेंस निकालना है, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ बी माइनस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो कर सकते हैं ना। तो इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा बताओ, 1242 नैनोमीटर ये कॉमन आएगा और इधर कितना आएगा 1/9 माइनस 1/, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया ना। तो 1242 तो कॉमन, 1/9/2 को क्या लिख सकते हैं 2/9 माइनस ये 1/9, सॉल्व करेंगे तो 1242/9 नैनोमीटर ये आ गया। ये डिवाइड कर लोगे ना, तो डिवाइड कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 138 नैनोमीटर के आसपास आएगा। तो सेकेंड आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई सुरंग है, मतलब कोई टनल है, इसकी लेंथ कैपिटल L = 60, स्मॉल l इतनी दे रखी है। अब इस टनल को दो गाड़ियां पार कर रही हैं। तो पहली गाड़ी A, इसकी लेंथ स्मॉल l है और इसकी वेलोसिटी 108 किलोमीटर/आवर, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रही है। और उसको कोई दूसरी ट्रेन बी भी पार कर रही है ना। हाँ, तो इसको कोई दूसरी गाड़ी बी भी पार कर रही है। इसकी लेंथ 4l है और इसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर/आवर है। मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पीछे की ओर मूव कर रही है। तो बस हमको दे रखा है कि ट्रेन ए को पार करने में बी के कंपैरिजन 35 सेकेंड कम लग रहे हैं, मतलब टी बी माइनस टी ए = 35 सेकेंड है। तो स्मॉल एल कितना होगा और फिर टनल की लेंथ कैपिटल एल कितनी होगी वो देखना है। कर सकते हैं इसको। तो चलो सबसे देखते हैं कि ट्रेन ए को इस टनल पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो बताओ ट्रेन ए की कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है 30 है और टनल पार करने में इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी होगी 60l + l, है ना। बताओ ना कि अभी ट्रेन का आगे वाला पार्ट इस टनल के कांटेक्ट में है ना,
तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 60L, लेकिन अभी भी पार थोड़ी हुई है, अभी भी इसको L जितना और आगे जाना होगा ना। तो ट्रेन ए को टनल पार करने में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा, 60L प्लस L मतलब 61L, और इसकी कांस्टेंट स्पीड 30 है। तो ट्रेन ए को टनल पार करने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 61L अपन इसकी कांस्टेंट स्पीड 30। ऐसे ही ट्रेन बी को टनल पार करने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो ट्रेन बी को टनल पार करने में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा, 60L प्लस 4L मतलब 64L, और इसकी कांस्टेंट स्पीड 20 है। तो ट्रेन बी को टनल पार करने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो 64L ओपन स्पीड 20। और हमको दे रखा है कि ट्रेन ए को बी के कंपैरिजन में 35 सेकेंड कम टाइम लग रहा है ना, मतलब इनका कहने का मतलब है कि टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 35 सेकेंड। वैल्यू रखते हैं, टी बी कितना है 64L बाय 20 माइनस टी ए कितना है 61L बाय 30, और इनका डिफरेंस हमको 35 सेकेंड दे रखा है। इससे एल निकाल सकते हो ना, सॉल्व कर लेना है ना। इसको सॉल्व करोगे तो एल आई थिंक तुम्हारे पास आएगा 30 मीटर, एल इतना आएगा, तो स्मॉल एल इतना है। तो टनल की लेंथ कितनी है 60 स्मॉल एल, तो 60 इंटू स्मॉल एल कितना है 30, तो ये 1800 मीटर इस टनल की लेंथ हो गई। तो सेकेंड आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई सॉलिड स्फीयर है जो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशन कर रहा है। ये हमको दे रखा है इसके एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो π/22 है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी वो देखना है। ये तो हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेशन करे तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम को तो हम क्या लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ½ I ओमेगा स्क्वायर। तो इसका रेशियो निकाल सकते हो ना, तो रेशियो निकालेंगे I से I कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो एंगुलर मोमेंटम अपन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2/ओमेगा, और हमको ये रेशियो कितना दे रखा है π/22 दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 44/π, और तब पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 लिख सकते हैं। तो उससे ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 14 रेडियन पर सेकेंड। तो थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कुछ ऐसे लॉजिक गेट्स हैं, उसके इधर इनपुट ए और इधर इनपुट बी है। ठीक, सबसे पहले तो हमको देखना है कि इस आउटपुट का ए और बी की फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है, और उसके बाद डिजिटल इनपुट ए और बी टाइम के साथ किस टाइप चेंज कर रहे हैं उसका हमको ग्राफ दे रखा है। तो ये जो आउटपुट है वो टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा वो हमको देखना है। ये चार ऑप्शन भी हमको दे रखे थे। तो चलो सबसे पहले तो आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक, तो देखो ये नॉर गेट है और इसके दोनों टर्मिनल में सिंगल इनपुट ए ही भेजा है, तो इधर से भी एंटर क्या करेगा ए, और इधर से भी एंटर करेगा ए, और गेट दोनों का एडिशन करेगा तो a प्लस ए, और a प्लस ए का बुलियन एडिशन ए होता है, और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी वो उसका उल्टा कर देगा, तो इससे आउटपुट निकल करके क्या आएगा a बार। फिर ये और गेट है और उसके दोनों टर्मिनल में एक इनपुट b भेजा है, तो इधर भी एंटर करेगा b, इधर भी एंटर करेगा b, और गेट दोनों को ऐड करेगा तो b प्लस बी का बुलियन एडिशन b होता है, तो इधर कितना जाएगा b जाएगा। तो दोस्तों बताओ कि इधर से एंटर क्या करेगा a बार, इधर से एंटर क्या करेगा b। अब एंड गेट है तो एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, मतलब a बार इंटू बी करेगा, और आगे जो बबल है और नॉट गेट की निशानी है वो उसका उल्टा कर देगा, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा a बार इंटू बी का उल्टा। और हमको पता है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जब इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो जो मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा
ए बार का बार प्लस बी बार। और हमको होता है कि उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो ए बार के बार को हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी बार। तो हम बोल सकते हैं कि आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए प्लस बी बार। बस डिजिटल इनपुट ए और बी टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट किस टाइप चेंज करेगा वो हमको देखना है। तो इजीली हम कर सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ए कितना है 1 और बी 0 है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ए तो कितना है 1 और बी 0 है, तो बी बार कितना हो जाएगा, वो ही 1। और 1 और 1 का बुलियन एडिशन 1 ही होगा। इसे यहाँ से यहाँ तक तो आउटपुट है ना, यहाँ से यहाँ तक तो आउटपुट 1 ही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक a तो कितना है 0 और b 1 है। तो बता इस यहाँ से यहाँ तक a कितना है 0 और b 1 है, तो b बार कितना होगा 0 और 0 का बुलियन एडिशन 0। तो यहाँ से यहाँ तक आउटपुट 0 ही रहेगा। उसके बाद बताओ अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक a 0 है, b भी 0 है। तो बताओ a 0 है और b 0 है, तो b बार कितना हो गया 1। तो दोनों का बुलियन एडिशन 1, तो इन दोनों का बुलियन एडिशन 1 होगा। और उसके बाद बताओ इस वाले पार्ट में बताओ a 1 है, इसको मिटा देता हूं, है ना। तो इस वाले पार्ट में बताओ, इस वाले पार्ट में a 1 है b 0 है। तो बताओ a 1 है b 0 है, तो b बार 1 और 1 का बुलियन एडिशन 1 ही होगा। और उसके बाद वाले पार्ट में a 1 b 1, तो a 1 है b 1 है, तो b बार 0, तो दोनों का बुलियन एडिशन वापस 1 होगा। तो बस ये आउटपुट अधिकतर टाइम पर 1 ही होगा, केवल इसी पार्ट में 0 होगा, बाकी सारे पार्ट में 1 ही होगा। तो ये कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर है, करेक्ट है। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई छोटा सा डायपोल है जिसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, और पॉजिटिव है नेगेटिव उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 0.01 कूलम, और प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों 0.4 मिलीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो बता इससे हम इस डायपोल का डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं ना। तो हमको अच्छे पता है कि किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज तो 0.01 कूलम इंटू उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.4 मिली, मतलब 10⁻³ तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 × 10⁻⁻6, है ना। वही कूलम इंटू मीटर डायपोल मोमेंट आ गया। अब देखो इस डायपोल को हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना दे रखा है 10 डाइन पर कूलम। एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं 10⁻⁻5। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। इतना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, और ये डायपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। तो हमको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस के ऊपर 4 जितना आगे की ओर माइनस के ऊपर उतना ही पीछे की ओर। तो इस डायरेक्शन में घुमाने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी डायपोल पर इलेक्ट्रिकल टॉर्क कितना होता है, सिंपली P sin थीटा। तो इस पर इलेक्ट्रिकल टॉर्क कितना लगेगा P, तो इसका डायपोल मोमेंट ये तो 4 × 10⁻⁻6 है। E लगाया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁻4 है, इंटू साइन थीटा। इस डायपोल मोमेंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल 30 डिग्री, और हमको होता है साइन 30 कितना होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसल, तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क 2 × 10⁻10 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये कौन सा आंसर, थर्ड आंसर करेक्ट होगा। तो क्लास में करा है उसी टाइप के क्वेश्चन है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा हाइड्रोजन एटम है। फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1, थर्ड ऑर्बिट में E3 है। तो E3 इक्वल टू कितने टाइम्स ऑफ E1 होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग
हाइड्रोजन में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट Z स्क्वायर अपन n स्क्वायर। अब बताओ -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी कांस्टेंट है, दोनों केस में हाइड्रोजन एटम है तो Z भी सेम है, तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इस बार nवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो बताओ इसके कंपैरिजन में इस वाले पार्ट में ऑर्बिटल नंबर 3 टाइम्स है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1/3 का स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1/9 टाइम्स होगी, मतलब E3 = 1/9 टाइम्स ऑफ E1। तो जो x होगा वो 1/9 होगा, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कोई आइडियल गैस है, उसमें हम कोई अजीब टाइप का प्रोसेस करा रहे हैं और ऐसा प्रोसेस करा रहे हैं जिसकी प्रोसेस इक्वेशन P = सम कांस्टेंट इनटू V की पावर -3 है। चलो सुंदर तरीके से लिखने के लिए V की पावर -3 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो बताओ उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसके प्रोसेस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV की पावर 3 = कांस्टेंट। और हमको पता है कि ऐसे विचित्र टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो हमको पता है कि किसी भी है ना, हमको पता है कि गैस में किसी भी प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस कितना होता है, -v × dp/dv। लेकिन ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं आता है ना, दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जो कुछ भी कचरा तुम भर लो। तो ये बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन बदसूरत है, डायरेक्ट याद नहीं आता है, तो उसको हम बेसिक से निकाल सकते हैं उसका एक्सप्रेशन। तो हमको पता है कि इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा ना, तो हमको होता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस = बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर में इंक्रीज dP = बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, कंप्रेशन ओपन इनिशियल वॉल्यूम। तो होता कंप्रेशन तो वॉल्यूम में कमी होती है, इससे -dV ओपन इनिशियल वॉल्यूम V। अब इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो होता उधर ट्रांसफर करेंगे तो गैस के लिए बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा, -v × dp/dv। तो इस एक्सप्रेशन को रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे बेसिक से निकालने आना चाहिए। तो हमको पता है, लिख सकता हूँ कि गैस के लिए बल्क मॉडुलस कितना होता है, -v × dp/dv। तो हमको पता है कि गैस का बल्क मॉडुलस dp/dv पे डिपेंड करेगा, मतलब PV में रिलेशन पर डिपेंड करेगा, है ना, मतलब इनडायरेक्टली प्रोसेस की इक्वेशन है उस प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो बस हमको इस वाले प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस निकालना है ना, तो बल्क मॉडुलस के लिए हमको सबसे मेन चीज़ है डिफरेंशियल टर्म dp/dv निकालना है। और सभी को पता है कि dp/dv निकालने के लिए वो अपना सेट तरीका लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो बताओ लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, log p + 3 log v = log ऑफ कांस्टेंट। अब टर्म बिल्कुल बिखर गई ना, संगठन टूट गया, तो अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log p का डिफ्रेंसिएशन dp/p, 3 बार log v का डिफ्रेंसिएशन dv/v = log कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। इसको ट्रांसफर कर लेना, तो ट्रांसफर करोगे तुम्हारे पास dp/dv = कितना आ जाएगा, हाँ सॉल्व करेंगे तो dp/dv कितना आएगा, -3 × p/v। तो बस इस प्रोसेस के लिए ना, इस प्रोसेस के लिए dp/dv कितना होगा, -3 p/v। v से v कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस कितना आ गया, 3p। तो इस प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस 3p होगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई आइडियल गैस है, उसमें गैस की एवरेज स्पीड और RMS स्पीड में रिलेशन हमको कुछ ऐसा दे रखा है कि 1 + 1/x की पावर हाफ इंटू V एवरेज = V RMS। तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी वो देखना है ना। तो बस सिंपली सबकी वैल्यू रखते हैं, तो बताओ 1 + 1/x की पावर हाफ, इसको तो छेड़ते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर V एवरेज, तो हमको होता है कि हमको होता है आइडियल गैस है तो गैस की एवरेज स्पीड कितनी होती है, √8 RT/πmo, ये तो एवरेज स्पीड हो गई।
इक्वल टू RMS स्पीड। तो RMS स्पीड कितनी होती है, रूट ऑफ 3RT/MO ये होती है। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो RT से RT कैंसिल, MO से MO कैंसिल। आगे इसको ट्रांसफर करके इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक तुम्हारे पास x इक्वल टू 8/3π-8 आएगा। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखना। देखो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, यूरेनियम 238 है, ये स्पॉन्टेनियसली टूट करके थ्योरियम 234 में कन्वर्ट होता है और अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो बस हमको पूछा है कि इस रिएक्शन की Q वैल्यू कितनी होगी, मतलब इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। और इस बार हमको इन सब का एग्जैक्ट मास हमको दे रखा है। बस इसको तो करने का वही तरीका कि सिंपली रिएक्टेंट का मास निकालेंगे, प्रोडक्ट का मास निकालेंगे और सबट्रैक्ट करके मास में लॉस निकालेंगे। और रिलीज एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, या 931 इंटू डेल्टा एम मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट भी लिख सकते हो। वैसे ही करते हैं। तो चलो पहले रिएक्टेंट का मास निकालते हैं। तो रिएक्टेंट पे यूरेनियम 238 है और इसका एग्जैक्ट मास हमको कितना दे रखा है, ये 238.029 ये दे रखा है। ये तो रिएक्टेंट का मास। अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में एक तो थ्योरियम है, तो देखो थ्योरियम का मास हमको कितना दे रखा है, सॉरी ये थ्योरियम का मास हमको कितना दे रखा है 234.021। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, ये हीलियम है, तो इसका एग्जैक्ट मास हमको 4.003 दे रखा है। तो इसको ऐड करके हम प्रोडक्ट का भी मास निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट का मास कितना आएगा 238.024 इतना आएगा। बस बताओ रिएक्टेंट का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास थोड़ा सा कम है, तो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग भी मास में लॉस हुआ होगा। और कितना हुआ है, सिंपली रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। तो रिएक्टेंट का मास तो 238.029 माइनस प्रोडक्ट का मास 238.024। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मास में लॉस अपने पास कितना आएगा यार, 0.005 एटॉमिक मास यूनिट ही आएगा। बस मास में थोड़े से लॉस के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और हमको पता है कि मास लॉस के कारण कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 931 इंटू डेल्टा एम मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो 931 इंटू डेल्टा एम कितना है 0.005 इतना मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास 2.65 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। हो सकता है कि डेटा थोड़े से डिफरेंट हो तो आंसर 2 नहीं 4 होगा। हाँ, तो डेटा डिफरेंट है तो हो सकता है कि आंसर भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये वाला आंसर रहेगा 4.65 के आसपास। थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, इसका मास 5 kg है, लेकिन मास में 0.02 की एरर हो सकती है। ऐसे इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन स्पीड में भी प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड की एरर हो सकती है। तो हमको देखना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी वो देखना है। तो चलो पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो हमको पता है कि ये प्योरली लीनियर मोशन कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो बताओ वैल्यू रखते हैं तो हाफ m तो इसका मास, 5 kg इंटू v इसकी वेलोसिटी 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा 1000 आएगा ना, हाँ 1000 जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 1000 जूल। अब मास मेजरमेंट में एरर इतनी है, स्पीड मेजरमेंट में एरर इतनी है, तो इन दोनों के कारण काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हाफ mv²। इन दोनों में एरर के कारण काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट में एरर निकालनी है, तो वही तरीका कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। पता है कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट कचरा हट जाएगा और पावर
है ना, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चली आएगी। तो चलो मैं एक बार छोटे बच्चों का ऐसे कर लेता हूँ कि लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉग हाफ प्लस लॉग एम प्लस लॉग वी स्क्वायर को 2 लॉग वी, और अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन डी एम बाय एम प्लस 2 डी वी बाय वी, बस वैल्यू रख देते हैं। तो डी काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर निकालनी है अपन, के इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है 1000 इक्वल टू डी एम, मास मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी तो 0.2 दे रखी है अपन, एम इसका मास 5 kg प्लस 2 डीवी, डीवी स्पीड मेजरमेंट में एरर तो 0.4 है अपन, वी इसकी मेजर्ड स्पीड कितनी है 20 ये हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये कितना हो गया 0.2 बाय 5 करेंगे तो 0.04, ये 2 से 2 कैंसिल तो ये भी 0.04, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 0.08, तो इन सारे नमूनों का एडिशन करोगे तो 0.08 आएगा। 1000 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1000 इंटू 0.08 मतलब 80 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी 80 जूल। या बताओ काइनेटिक एनर्जी की रिपोर्टेड वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, बताओ 1000 जूल प्लस माइनस 80 जूल, इस तरह से लिखनी होगी, बाकी मैक्सिमम एरर 80 जूल। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग कोई चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है और उसके पैरेलल और इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई सी इन्फिनिटी लार्ज कोई चार्ज प्लेट रखी हुई है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। अब इस वायर से 3/π डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। फिर इससे 4/π डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है, वहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ए और ए बी का रेशो कितना होगा वो हमको देखना है ना। तो चलो सबसे देखते हैं कि इस ए पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, वायर के कारण भी होगा और प्लेट के कारण भी। और हमको पता है कि वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लैम्डा ओपन आर, या इसमें k को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये ज़रा सिंपल फॉर्म में हो गया है। तो बताओ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण होगा, पहले वायर के कारण, तो तब पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव मतलब दूर भगाने वाला होगा, और वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा लैम्डा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और आर इसकी वायर से डिस्टेंस कितनी है 3/π, पाई से पाई कैंसिल तो ये कितना हो गया लैम्डा ओपन 6 एप्सिलॉन नॉट। और वैसे ही प्लेट के कारण भी होगा, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव मतलब दूर भगाने वाला, और उसकी तो वैल्यू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगी क्योंकि प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर कोई खास डिपेंड नहीं करता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस ए पॉइंट पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो घट जाएंगे। तो इस ए पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, ये λ/6 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड λ/6 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन। आगे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो, ए पॉइंट पर इतना आ गया। ऐसे बी पॉइंट पर देखना है तो बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण होगा। तो बताइए चार्ज वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला, और कितना होगा लैम्डा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट और आर, इस पॉइंट की वायर से डिस्टेंस कितनी है 4/π, तो पाई से पाई कैंसिल तो λ/8 एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये जो प्लेट है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। और बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बताओ बी पॉइंट पर भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा λ/8 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। बस अब हमको पूछा है कि ए और
बी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो, तो रेशो निकाल लेना। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है ना, चलो इसमें एलसीएम क्या आएगा यार, 6 एप्सिलॉन एलसीएम आएगा तो इधर कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस इधर 3 सिग्मा ये आ जाएगा। और बी पॉइंट पर इतना है तो इसमें 8 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा लैम्डा माइनस 4 सिग्मा। आगे सॉल्व कर लेना, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और रेशो 4/3 लैम्डा माइनस 3 सिग्मा अपन लैम्डा माइनस 4 सिग्मा, ये फर्स्ट आंसर होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कॉनिकल ट्यूब है, लकीली हॉरिजॉन्टल रखा है ना, उसमें वाटर ये दे रखा, इसमें वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। उसमें कोई भी दो सेक्शन लेते हैं A1 और A2, A2 का है ना सेक्शन 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेक्शन 1 का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेक्शन 2 पर वाटर फ्लो की वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड यार, मीटर पर सेकेंड में कितनी आएगी है 0.6 आएगी। तो सेक्शन 1 पर भी वाटर फ्लो की वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, तो हमको बताया कि सेक्शन 2 के कंपैरिजन में 1 का क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली वाटर फ्लो की वेलोसिटी आधी होगी। इधर 0.6 है तो इधर कितनी होगी 0.3। तो बस सेक्शन 1 और 2 में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा वो हमको देखना है। तो बस बताओ वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है और फ्लो बिल्कुल स्टेडी है, तो बस इस बार हम प्रेशर डिफरेंस के लिए बर्नौली की थ्योरम लगा सकते हैं। और पता है कि वाटर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, इससे रो जी एच की टर्म नहीं आएगी, तो बर्नौली की थ्योरम में केवल P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर ही आएगा। वैल्यू रख देते हैं, P1 निकालना है, या चलो सॉल्व ही कर लेते हैं ना। पता होगा कि वाटर कभी भी हॉरिजॉन्टल फ्लो तो जो चौड़ा सेक्शन है वहाँ फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी कम होगी तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और इधर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो बस इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। वैल्यू रख सकते हैं, हाफ रो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ V2 तो 0.6 का स्क्वायर माइनस V1 कितना है 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक तुम्हारे पास ये 135 ऐसा कुछ रहेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा।